अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि एसए का पेपर जो है सीएसएस 2026 का रिसेंटली हुआ है, तो ये टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा हिट किया है और हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसी को अटेम्प्ट किया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये हिट टॉपिक को आप किस तरीके से क्रैक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने सबसे पहले की वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करने होते हैं ताकि हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने जो आइडिया देना है वो किस तरीके का होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बात की है इमर्जिंग की। इमर्जिंग की मतलब कि अभी जो कंटेम्परेरी हो रहा है वो नहीं, बल्कि जो आने वाला है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम लोगों को यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आने वाले कल में किस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया को भी अफेक्ट करेगी और पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे बात कर दी है मल्टीपोलर की। मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले ओवरव्यू किस चीज़ का देना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको पता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होती क्या चीज़ है। आपको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट किस तरीके से आया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट किस तरीके से आया है, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट आया गया है। ठीक है, कि मतलब एक ही सुपर पावर थी जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंट थे, यूएस एज यू नो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने रीजनल ब्लॉक्स बनाने लगे, अपनी रीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, जिसकी वजह से अगेन द पावर डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट पे आ जाता है अपॉर्चुनिटीज एंड आपकी रिस्क्स। अब अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स के मामले में इन्होंने इसको थोड़ा सा आपके लिए नैरो डाउन कर दिया है। ठीक है, ब्रॉडन नहीं है। अब आप पहले अगर ब्रॉडन होता तो फिर आप पूरी वर्ल्ड की बात करते। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने आपके लिए नैरो डाउन कर दिया है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तक महदूद रहना है, आपने इससे बाहर नहीं जाना। आपने पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से जो है ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को टैकल करना है। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी आउटलाइंस बनाना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द आउटलाइंस दैट आई रिमेंबर कि मैंने इसको किस तरीके से क्रैक किया था। सो फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका जेनरिक होगा, आप बता देंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड किस तरीके से जो है अफेक्ट करी है अभी दुनिया को, पाकिस्तान को किस तरीके से अफेक्ट करी है। उसके बाद जनरल जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स अपने नीचे दिए होंगे उसको आप थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख देंगे, उसको थोड़ा सा आप कंसाइज करके लिख देंगे कि किस तरीके से आपकी जो है इकॉनमी इफेक्ट हो रही है, किस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं, किस तरीके से आपके लिए इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप सम अप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास सेकेंड आ जाता है delineating और defining multipolar world order। ठीक है, आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो है क्या चीज़। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोबेबली हैंडल कर रहा है। ठीक है, एक सुपर पावर नहीं होती या फिर एक के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती है। कंप्लीट जो हम लोगों का रीजन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारा है हिस्टोरिकल ओवरव्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट दिखाना है यहाँ पे हिस्टोरिकल ओवरव्यू के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों की जो सोसाइटीज़ हैं या फिर किस तरीके से हमारे जो रीजन्स हैं वो शिफ्ट किए थे। ठीक है, वो शिफ्ट किए थे यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू में किस तरीके से आप लिखेंगे, पाकिस्तान को सेंटर बना के आप लिखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूएन से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते थे, यूएन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे जब कश्मीर का इशू हुआ था स्पेशली। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सीटो हम लोगों ने ज्वाइन किया, सेंटो हम लोगों ने ज्वाइन किया। इतने ज़्यादा हम लोग एक्यूमुलेटेड नहीं थे ब्लॉक्स के अंदर, रीजनल ब्लॉक्स जो हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट आया, हम लोगों ने सार्क सार्क में भी कम की है अपनी कोऑपरेशन की है। उसके बाद ब्रिक्स के अंदर भी की है, आसियान ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं। सो आपने बेसिकली ये दिखाना है कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगे और उनको अभी तक हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपनी एंगेजमेंट को उनके साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और ताकि हम लोग जो है आगे मूव कर सके मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, एक सुपर पावर के ऊपर जो है हम लोग डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, उसके बाद आखिर में आ जाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके, आखिर में हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाता है हाउ शिफ्ट ऑफ या फिर शिफ्ट टूवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज एन अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी खाली लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात की है। सो यू हैव टू राइट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान ताकि उन्हें पता चले कि यू अंडरस्टूड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टॉपिक।
ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से क्रैक करेंगे? सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाता है कि इट हेल्प्स यू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन वन एजेंसी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑन वन सुपर पावर। मुझे पसंद है यूज़ करना वन कैंप। सो 4.1 जो आपकी होगी वो ये होगी कि इट इज़ अ गेटवे फॉर पाकिस्तान to avoid one camp dependency। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जांपल सबसे बड़ा क्या दे सकते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है? आईएमएफ के ऊपर है। तो आप इसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि आईएमएफ की डिपेंडेंसी जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और ये जो है आईएमएफ की जो डिपेंडेंसी थी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग आईएमएफ की डिपेंडेंसी की जगह सीपेक में भी पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हमारा सीपेक का रिसेंटली हम लोगों की अनाउंसमेंट हुई है कि फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया था, फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा रीजनल जो है वो भी हो रही है, अलायंसेस हो रही हैं, ठीक है? अलायंसेस इन द सेंस कि हमारी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आगे जाके ना कवर करूँगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि जियो स्ट्रैटेजिक हमारी जो लोकेशन है it gives an edge to monetize location in transit trade, या फिर in trade transit। ठीक है, अब इसका किस तरीके से हम लोगों की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है वो इतनी अच्छी है कि हमारे जो मोनेटाइजेशन है वो हो सकती है। अब मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो रेवेन्यू जनरेशन होती है उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है? सो मोनेटाइज कर सकते हैं हम अपनी लोकेशन को, रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पसेस, ठीक है? ट्रेड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब इसकी सबसे बड़ी केस स्टडी कौन सी वाली होगी? अगर हम इसकी केस स्टडी को देखें तो हम लोगों का अजरबैजान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और हम लोगों ने जो JF-17 उनको सप्लाई किया है बेसिकली, जैसा कि आपको पता है कि पहलगामा अटैक हुआ था, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि JF-17 की हम लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। इसीलिए फिर हम लोगों ने अज़रबैजान के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला किया था, और उन्होंने कहा था कि हम लोगों को JF-17 चाहिए। सो यू कैन सी कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को यूज़ करते हुए अपने ट्रेड ट्रांजिट को इम्प्रूव किया था या एनहांस किया था, ठीक है? द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव फॉर यू गाइस, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स टू कर्ब climate vulnerabilities। कर्व का मतलब होता है कि आप रिड्यूस कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है? या मिनिमाइज़ कर रहे हो बेसिकली किसी चीज़ को। सो इससे क्या मुराद है कि टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं अपनी क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? तो अब इसकी केस स्टडी सबसे अच्छी जो मुझे लगी थी वो थी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पंज हाउसेस, जो कि पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के अंदर। वाई? क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है? सो स्पंज हाउसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, और ऊपर से ये उस जगह पे बिल्ड होते हैं जहाँ पे पानी जो है वो इजीली रीचेबल ना हो, ठीक है? सो स्पंज हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो चाइना ने दिया था, और चाइना ने 2003 के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था और इम्प्लीमेंट भी कर दिया था अपनी कंट्री में। सो यू सी हम लोग उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके स्पंज हाउसेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी लॉन्च करें। इसी तरीके से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है? These are some of the points जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ
डूइंग इट इन और प्रेजेंटिंग इट इन योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास आ जाती है हेडिंग हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट MWO, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज अ रिस्क फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पॉइंट्स क्या लिखने हैं, सबसे पहले हम लोगों का पॉइंट आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। क्या कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है। अब जब बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, यूएस आ जाता है और चाइना आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक हमारा रीजनल नेबर भी है और एक हमारा जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी है। जो दूसरा वाला है बेसिकली हम उनसे लोन्स भी लेते हैं, हम उनसे मॉनिटरी फंड्स भी लेते हैं, हम उनसे प्रॉबेबली डिफेंस की जो मिलिट्री की नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी लेते हैं, असिस्टेंस भी लेते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ बैलेंस करना ही सबसे ज़्यादा जो है रिस्की होता है, ठीक है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने एक पार्टनर के साथ रहना है या दूसरे पार्टनर के साथ रहना है। और अगर आप खाली एक पार्टनर को चूज करते हैं जिस तरीके से हम यूएस को करते आ रहे थे, तो फिर हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड के पार्ट नहीं होते, हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला जो आ सकता है वो क्या है, बैलेंस ऑफ सुपर पावर राइवलरी। अब इसका सबसे बड़ा जो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ वो ये दे सकती हूँ कि प्रॉबेबली 2024 के एंड पे या फिर 2025 के स्टार्ट के अंदर हम लोगों के साथ ये इशू हुआ था कि हम लोगों ने 7 मिलियन का बेल आउट जो है ना वो लेना था बेसिकली आईएमएफ की तरफ से या यूएस की तरफ से। लेकिन यूएस ने फिर हम लोगों को मैंडेट इस चीज़ के लिए कर दिया था कि आपने फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक के अंदर जो आप कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी, या फिर आपने उसको स्लो डाउन कर देना है, ग्रेजुअली स्लो कर दें उसको, ठीक है। वो क्यों कर रहा था, ताकि चाइना के ऊपर हमारी रिलायंस ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो इसी वजह से चाइना भी बड़ा डिसहार्ट हुआ था, उनके साथ भी हमारे थोड़े से रिलेशन जो है वो खराब हो गए थे। सो यू सी हम लोगों को अभी तक वही इशू आ रहा है कि हम लोगों ने इन दोनों को बैलेंस किस तरीके से करके चलना है, ठीक है। सो आप आईएमएफ वाली केस स्टडी दे सकते हैं कि जब हम लोगों को 7 मिलियन का बेल आउट चाहिए था, आई एम नॉट श्योर इफ इट 7 मिलियन और 7 बिलियन, बट इसके अराउंड कोई बेल आउट था जो हम लोगों को चाहिए था। और ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, चाइना के सीपेक के अंदर उन लोगों ने कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा हम लोगों को इशू देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाता है, इसी तरीके से हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि गवर्नेंस का वीक होना भी हमारे लिए बहुत खतरे वाली बात है। क्योंकि अगर हमारी गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं होगी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर इंस्टीट्यूशनल लैग आएगा, इंस्टीट्यूशनल डिके आएगा। इंस्टीट्यूशनल डिके इन द सेंस कि हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अगर इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, क्राइम रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोगों की जो बाहर बैठे हुए हैं अनडेमोक्रेटिक पार्टीज बैठी हुई हैं, उनको चांस मिल जाएगा हम लोगों के ऊपर हावी होने का, ठीक है। सो गवर्नेंस जो है हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो हम लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको थ्रेट्स में कन्वर्ट कर देती हैं या रिस्क्स में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोगों के पास आ जाता है पॉइंट कि हम लोगों का जो फ्यूल्ड कंपटीशन है, फ्यूल्ड कंपटीशन हमारा किसके साथ है, जो हमारा नेबर है इंडिया, स्पेशली उनके साथ है, ठीक है। हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उनकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अंदर इतना खास फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो हम लोगों के नेबर्स के साथ है उनके भी नेबर्स के साथ वही कनेक्शन है। सो फ्यूल्ड कंपटीशन किस तरीके से होगा उनका, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू बेसिकली, हमारी जो नरेटिव बिल्डिंग है उनको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं बाय शो केसिंग अस एज द विलन्स फॉर देम और फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या फिर इशू हम लोगों को देखने को मिलता है, रीजनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब रीजनल इंस्टेबिलिटी से क्या मुराद है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि किस तरीके से इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग करने से क्या नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है, टेररिज्म जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑल्दो हम लोगों ने तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने की कोशिश की थी और काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी थे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट चली कि हम लोगों को करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट क्या कह सकते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे बेसिकली। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने की कोशिश की, बट इट रिजल्टेड इन द फेलियर, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों के इश्यूज जो है वो टेररिज्म वाले एस्केलेट हो गए। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जो फेल्ड हम लोगों ने निगोसिएशंस की थी, फेल्ड निगोसिएशंस एज अ केस स्टडी आप दे सकते हैं, या फिर आप कह लें फेल्ड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट।
किसके साथ? विद तालिबान। ठीक है, इससे भी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए इशू आया था, बहुत बड़ा सेटबैक आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का फिर आ जाते हैं लास्ट, अगर मैं पॉइंट को देखूं तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी डोमेस्टिक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि हम लोगों की जो पार्टीज़ हैं उनकी आपस में किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यू कैन जस्ट शेप इट इनटू अ पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो। डोमेस्टिक पोलराइजेशन बिकम्स एन एंट्री पॉइंट फॉर एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट कि किस तरीके से आपको अपनी आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, और मेन पॉइंट्स आपने कौन से ऐड करने हैं। सो अगर हमारी डोमेस्टिक पोलराइजेशन होगी तो क्या होगा? एक्सटर्नल मैनिपुलेशन को चांस मिल जाएगा। वही बात जो मैंने की, अनडेमोक्रेटिक पार्टीज को चांस मिल जाएगा अपने आप को यहाँ पे स्टेबल करने का। ठीक है, तो अब इसकी केस स्टडी आप क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ी इसकी केस स्टडी आजकल के अगर दौर में हम लोग देखें तो वो पीपीपी एंड पीटीआई नेगोशिएशन फेलियर है, या फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट फेलियर है। ठीक है, अपनी तरफ से तो दोनों पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके का मिड वे निकल सके, या फिर ये चीज़ें जो है जो मे 9 रियॉट की वजह से स्टार्ट हुई थी वो उसको किसी तरीके से वो लोग स्टेबलाइज कर सके, लेकिन ये चीज़ हो नहीं रही है। ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत है कि इकट्ठे काम करें और ये वाली चीज़ को हम लोग अवॉइड ही करें। ठीक है, क्योंकि वरना अनडेमोक्रेटिक पार्टीज को चांस मिल जाता है हम लोगों को गवर्न करने का भी और हम लोगों के ऊपर हावी होने का भी। ठीक है, फिर हम लोगों के पास लास्ट चीज़ जो आ जाती है, जो मुझे पसंद है बेसिकली, जब आप रिस्क एंड थ्रेट्स वाली बात कर रहे होते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क वाला ऐसे अगर आ जाता है, आई पर्सनली लाइक टू राइट अ वे फॉरवर्ड फॉर दैट। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को आप एटलीस्ट ये नॉलेज मिल जाती है कि इस बंदे को पता है कि इन इश्यूज़ को किसी तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो नहीं लिखता वे फॉरवर्ड और वो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट तक रहता है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ऐसे की डिमांड ये थी कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट लिखनी है। ठीक है, अगर आप वे फॉरवर्ड भी ये नहीं कि आपने अगर 5 पॉइंट्स लिखे हैं थ्रेट के तो फिर आप 5 ही वे फॉरवर्ड दें। दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, दैट इज़ जस्ट टू शो कि आपके पास नॉलेज है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो है ना, सिंस मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स का जिक्र किया है, वैसे तो 5 थे बट आई जस्ट कुड रिकॉल 4। तो आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड्स कितने? 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 से 3 आर इनफ टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ द एग्जामिनर कि इसको पता है कि इन इश्यूज को किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट हेडिंग वुड बी योर वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को मेंशन करेंगे? इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है, जो आपने इश्यूज़ ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यही लिखा था कि हम लोगों को बैलेंस ऑफ पावर करने का, पावर डायनेमिक्स को हैंडल करने का इशू आ रहा है। ठीक है, जो सुपर पावर्स हैं हम उन्हीं को हैंडल नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर लूप होल्स लोगों को नहीं नजर आएंगे, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी कंट्री के इंटरेस्ट को या नेशनल इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज करेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोग किसी भी बाहर वाले के आने की वजह से चेंजेस कर रहे हैं उसके अंदर, देन दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर हमारी पॉलिसीज जो है इंडिपेंडेंट रहेंगी, वो स्टेबल रहेंगी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी किसी के भी आने की वजह से या किसी की भी डिमांड की वजह से, किसी भी कंट्री की डिमांड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग दे देते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरीके से होने चाहिए? आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी, विच इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आप देखेंगे उसके अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग टैक्स बैंड्स को एटलीस्ट रिड्यूस कर दें अपनी नेशनल कंपनीज के लिए, ताकि वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन सके। हम लोग पहले ही उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा देते हैं कि जिन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ने इस मार्केट के अंदर एंट्री करनी भी होती है, वो भी बेचारे नहीं करते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बिजनेस ग्रोथ जो है वो पोटेंशियली नहीं हो रही है। ओके, सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिजनेसेस को सपोर्ट करें। नेक्स्ट आपने ये चीज देखनी है कि जो सीपेक का फेज 2 हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, यहाँ आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो फेज 2 स्टार्ट होने वाला है उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस जो है वो मेंटेन किए जाए।
ठीक है। वाई? क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बलूचिस्तान वाले जो एरिया था उसके अंदर इतनी ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे कि चाइनीज़ जो एम्प्लॉयज़ आए थे यहाँ पे काम करने के लिए सीपैक के लिए, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो मर्डर हो गए थे, ठीक है। उसकी वजह से भी सीपैक जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सका और चाइना जो है वो बड़ा नाराज़ हुआ था पाकिस्तान से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, ठीक है। सो बेसिकली आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आपका सीपैक 2 का जो फेज़ है वो सही तरीके से मूव करे और वो स्मूथली मूव करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास लास्ट वाला आ जाता है कि आपने अपनी पोलराइजेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। डोमेस्टिक पोलराइजेशन जब आपकी रिड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है आपकी गवर्नेंस के अंदर जो इशू आ रहा है ना ट्रांसफर ऑफ पावर का, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो है वो पावर जो है ट्रांजिट कर रही है या फिर वो ले रही है पार्टी पावर, तो वो चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इशू ये है कि हम लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या कह सकते हैं, पावर हंग्री है, आप ये कह लें। तो बेसिकली कोई जो है अपनी पावरफुल पोजीशन को जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से अगेन वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ जाते जाते भी रुक जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर पावर जो है वो ट्रांजिट होगी, वो आगे जाके मूव करेगी, हम लोगों को देनी ही पड़ेगी अगली पार्टी को पावर अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं होते दोबारा। सो दैट इज द इशू दैट द पाकिस्तानी गवर्नेंस इज फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। सो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी ये लोग बढ़ा सकते हैं, पीपल टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी ये लोग बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी बढ़ाने की हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। सो ये 3-4 चीजें हैं जो आप अपने ऐसे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पीपल टू गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और लास्ट में फिर आपका क्या आ जाएगा, आपने वे फॉरवर्ड्स मेंशन कर दिए, 2 से 3 वे फॉरवर्ड्स दे दिए, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी, बट यू हैव टू सी कि कौन से वाले पॉइंट्स जो है रेलेवेंट हैं, किनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, दैट वुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आपने उनको प्रायोरिटी पे रख के उसके बाद इनकॉर्पोरेट करने अपने ऐसे के अंदर, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज चलना।